गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे कवित्त। कवित्त के कवि हैं पद्माकर जी। इस पाठ का उन्मुखीकरण। प्रकृति तेरी अजब कृति, नित नई तेरी आकृति। खनिज तत्वों का भंडार, तुझ पर निर्भर यह संसार। तुझ में माँ की ममता है, तुझ में अजब क्षमता है। कवि क्या कहते हैं? प्रकृति खनिज तत्वों का भंडार है। प्रकृति निराली है, इसमें खनिज भंडार है। यह सारे संसार का पालन पोषण करती है। इसमें एक माता की ममता निहित है। प्रकृति हमारा रक्षा कवच है, इसीलिए प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस पाठ का उद्देश्य। भाषा अनेक विधाओं में व्यक्त की जाती है, उसी तरह काव्य रचना की भी विविध शैलियाँ हैं। प्राचीन काल में दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैयाँ, रोला, कवित्त, पहेलियाँ आदि के रूप में काव्य सृजन हुआ है। सौंदर्यानुभूति का विकास करना, कविता के भाव और रस ग्रहण करने में छात्रों की सहायता करना इस पाठ का उद्देश्य है और कविता सृजन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देना इस पाठ का उद्देश्य है। कवित्त पाठ का विधा विशेष। कवित्त दृश्य योजना और शब्द योजना के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें स्वच्छ और उदात्त कल्पना है। कवि की कृति आनंद और उल्लास के वर्णन प्रसंगों में खूब रमी है। इसमें कवित्त छंद है। कवित्त कविता के कवि परिचय। इस कविता के कवि है पद्माकर जी। पद्माकर जी रीतिकाल के कवियों में इन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। वे बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था। उनके पिता मोहनलाल भट्ट अच्छे विद्वान और कवि थे। उनके साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी कवि थे, अतः उनके वंश का नाम कवीश्वर पड़ गया। उन्हें कवित्व के संस्कार पैतृक रूप में प्राप्त थे। पैतृक रूप मतलब जैसे दादा और पिताजी के वहाँ से आना। उनकी कवित्व प्रतिभा को देखकर बूंदी के महाराज ने बहुत मान सम्मान दिया और जयपुर के नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। उनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि प्रमुख हैं। इस पाठ का विषय प्रवेश। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज पृथ्वी पर विकसित है और पृथ्वी प्रकृति पर। हमारे जीवन में इस सृष्टि की अपूर्व देन प्रकृति है। इसकी प्रशस्ति वेदों, उपनिषदों व प्राचीन ग्रंथों में तरह तरह से की गई है। इसी भाव को कवियों ने अपनी अपनी शैलियों में सृजन किया है। इस तरह कवि पद्माकर के इस कवित्त में प्रकृति का सौंदर्यबोध होता है। पहला पद्यांश। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डौर झौरन पई भौरन के हवई गए। कहें पद्माकर सु औरे भांति गलियानी, छलिया छबील छैल और छवि छवे गए। और भांति बिहग समाज में आवाज़ होती, ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन दबे गए। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, औरे तन औरे मन औरे बन हवै गए। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? ऋतुओं के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। हमें ऋतु 6 प्रकार के हैं। एक तो है वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु। तो यहाँ पर
कवि ने ऋतु वर्णन से संबंधित यह पद्यांश में पहले उन्होंने वसंत ऋतु का मनोहारी चित्रण है, जो दूसरे में सावन के महीने का उदाहरण दिया है। दोनों ही कवित्वों में ऋतुओं का सजीव चित्रण है। भाषा एवं की दृष्टि से इनमें नयापन विद्यमान है। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु की बात ही निराली है। वसंत में बाग बगीचों में भौरों के दल गुंजार करते हैं, डालों पर झूले पड़ जाते हैं। आमों की डाली के झूलों पर बौर छा जाते हैं। उनका कहना है कि इन दिनों गली गली में बहार छा जाती है। लोग बन ठन कर गलियों में निकल पड़ते हैं। चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता होती है। पक्षी गीत गाते हैं। ऐसे ऋतुराज के दिनों का वर्णन शब्दों द्वारा संभव नहीं है। वसंत ऋतु की सुंदरता ही अद्भुत है। इस ऋतु का आनंद, रीति, राग, रंग सब कुछ निराला है। दूसरा पद। भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजिल मल्लारन को गावनो लगत है। कहे पद्मा कर गुमा नहूँ ते मानहूँ तई, प्राणहूँ तई प्यारो मन भावन को लगत है। मोरन को सोर घन घोर चहूँ ओरन, हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में झूली बो सुहावनो लगत है। कवि इस पद्यांश में कहते हैं कि सावन के महीने में बाग बगीचों में भौरे गुंजार करते हुए भ्रमण करते हैं। लोग मल्हार गाते हैं। मल्हार का अर्थ है एक राग। सावन के महीने में सुंदरता पर तो अभिमान, मान तथा प्राण से प्यारा लगता है। यह बहुत मन भावन लगता है। मन भावन का अर्थ है मन को भाने वाला। चारों ओर घनघोर मेघों को देखकर मोर नाच रहे होते हैं। जब बारिश होती है तो मोर आनंद व्यक्त करते हैं। मोरों का शोर और डालों पर पड़े सुंदर सुंदर झूलों का समूह बड़े मनभावन लगते हैं। इस महीने में चारों ओर प्रेमपूर्ण वातावरण रहता है। प्रेम सरसाने और मेघ बरसाने वाला यह सावन का महीना बड़ा ही सुहावना लगता है। इस प्रकार कवि ने दो पद्यांशों को ऋतुओं का और महीनों के बारे में सुंदरता से उन्होंने वर्णन किया है। इसी कारण पद्माकर ऋतु वर्णन के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इस दूसरे पद्यांश में कवि ने महीनों के बारे में वर्णन किया है, जैसे कि चैत्र मास, वैशाख मास, ज्येष्ठ मास, आषाढ़ मास, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। इस तरह हिंदी के महीनों के बारे में उन्होंने, सावन के महीने के बारे में उन्होंने चित्रण किया गया है। तो बच्चों, मैं समझती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पद्यांश समझ में आया हो। धन्यवाद।